हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेपर। देखिए हम कर रहे हैं बीएनएस, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, जिसमें अभी हमने अपना स्टार्ट किया था सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज था। उसमें भी हमने सेक्शन 2 का सबसेक्शन 30 तक कवर कर लिया था और हम बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से अपने इस एक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, हमने बेयर एक्ट हमेशा अपने पास रखा है, ठीक है। बेयर एक्ट को साथ पे रखते हैं, फिर उसका जो भी सिंप्लीफाई उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको हम समझते हैं, ठीक है। बेयर एक्ट पर कमांड डेवलप करते हैं कि एक्चुअली उस सेक्शन में लिखा क्या है, ठीक है। और एक यही तरीका होता है किसी भी एक्ट को समझने का, क्योंकि बेयर एक्ट में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं तो हम उसे कैसे समझते हैं, सिंप्लीफाई तरीके से। और जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि मुझे बीएनएस समझ ही नहीं आता, या फिर फर्स्ट टाइम आप बीएनएस पढ़ रही हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं भी देख रहे हैं और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए वीडियो, क्योंकि आपको इससे एक क्लैरिटी मिलेगी। और जब तक हमें किसी भी चीज पे कमांड नहीं होती है या हमें चीजें समझ नहीं आती है, तब तक हमें लगता है कि वो एक्ट हमें नहीं आता है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, उसी पर्सपेक्टिव से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 का सेक्शन सबसेक्शन 31, वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, ठीक है। मूल्यवान प्रतिभूति, इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी हम सिर्फ वो वर्ड्स पढ़ रहे हैं जिसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको क्या है, सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब क्या है बीएनएस के अंदर, है ना। हमने इससे पहले पढ़ा था कि स्पेशल लॉ का मतलब क्या है, रीजन टू बिलीव का मतलब क्या है। हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे सेक्शंस को पढ़ेंगे और वहां ये सब वर्ड आएंगे तो हमें उस सेक्शन में जो वर्ड्स यूज हुए हैं मीनिंग यहाँ से लेना है। इसीलिए किसी भी एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज होता है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज अ डॉक्यूमेंट। क्या है मूल्यवान प्रतिभूति, क्या है, एक ऐसा दस्तावेज है दैट क्रिएट्स, ट्रांसफर्स, extends, restricts or extinguish a legal right or legal liability, ठीक है। तो मूल्यवान प्रतिभूति क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति एक ऐसा दस्तावेज है जिसे कानूनी अधिकार या दायित्व उत्पन्न, हस्तांतरित, परिवर्तित, सीमित या समाप्त होता है। देखिए इसके साथ अगर आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी देखेंगे तो बेरेक्ट में इसके साथ इलस्ट्रेशन भी दी है, बताया है, ठीक है। तो ए साइंस द बैक ऑफ अ बिल एक्सचेंज, ठीक है। बिल एक्सचेंज है, एक विनियम पत्र है, विनिमय पत्र है, ठीक है। उसके पीछे क्या करता है, बी एक हस्ताक्षर कर देता है, ठीक है। बैक साइड पर बिल ऑफ एक्सचेंज के ए क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। द एंडोर्समेंट ट्रांसफर्स द लीगल राइट टू रिसीव पेमेंट। अब ये जो उसने साइन किया है इसका क्या मतलब हुआ, इससे भुगतान प्राप्त करने का अधिकार हस्तांतरित हो जाता है। अब इसीलिए इस बिल ऑफ एक्सचेंज को हम क्या बोलेंगे कि ये एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, ठीक है। ये एक मूल्यवान प्रतिभूति है ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ये एक नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट। लेकिन जैसे ही उस पर साइन किया तो साइन करने से क्या हुआ, अब एक एंडोर्समेंट हो गया। ये क्या एंडोर्समेंट हो गया कि जो भी इससे भुगतान प्राप्त करने का अधिकार जो है इस पे अब वो हस्तांतरित हो गया है। तो ये है वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब। फिर है वेसल, ठीक है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 32 बताता है कि वेसल का मतलब क्या होगा, जलयान का मतलब क्या होगा। तो वेसल का मतलब क्या है, एनीथिंग यूज टू कैरी पर्सन्स और प्रॉपर्टी बाय वाटर। सिंपल सी बात है, जलयान से अभिप्राय किसी ऐसी वस्तु से है, ठीक है, जो जल मार्ग से व्यक्ति या संपत्ति के परिवहन के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो क्या कर रही है, अगर जल मार्ग से किसी व्यक्ति को या किसी संपत्ति को क्या कर रही है, लेकर जा रही है, कैरी कर रही है, तो उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे कि वो एक वेसल है, ठीक है, वो एक जलयान है। जैसे कि अ बोट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स अक्रॉस अ रिवर इज अ वेसल। नदी के माध्यम से सामान ले जाने वाली नाव क्या है, जलयान है, ठीक है। फिर है सबसेक्शन 33, वॉलेंट्रली का मतलब क्या है, क्योंकि जब हम आगे बीएनएस में सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे वर्ड्स यूज होते हैं कि अगर आपने कोई काम वॉलंटरली किया है या आपने कोई काम इनवॉलंटरली किया है,
तो वॉलेंटरी मतलब स्वेच्छा से करना, हम कैसे मानेंगे कि कोई काम आपने वॉलेंटरी किया है, इनवॉलेंटरी किया है? तो ये सबसेक्शन 33 ने बताया कि अगर कोई पर्सन, अ पर्सन एक्ट्स वॉलेंटरी व्हेन ही इंटेंशनली कॉजेस एन इफेक्ट और knows that his act is likely to cause that effect, तो हम बोलेंगे उसने ये काम वॉलेंटरली किया है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करता है तो हम कब मानेंगे किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से कार्य किया है? जब वह परिणाम उत्पन्न करने का इरादा रखता है, ठीक है, जो भी परिणाम होने वाला है, जो भी इफेक्ट होने वाला है, उस इफेक्ट को करने का उसकी क्या है, इंटेंशन है, या फिर वो जानता है कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरे इस काम को करने से ये परिणाम होगा, तो हम बोलेंगे उस पर्सन ने स्वेच्छा से ये काम किया है। तो दो वर्ड याद रखना, इंटेंशनली कॉज कर रहा है वो इफेक्ट, या उसको पता है कि मेरे ऐसे करने से ये इफेक्ट कॉज होगा, ये परिणाम उत्पन्न होगा। एग्जाम जैसे इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन साथ में दी है। ए सेट्स फायर टू अ हाउस एट नाइट टू कमिट रॉबरी, a person dies in the fire. Even if A did not intend to kill, but he knew death was likely. Therefore, he caused death voluntarily. आया समझ? A ने क्या किया? A ने रात में डकैती करने के पर्पस से घर में आग लगा दी। अब A करना चाहता था डकैती, और डकैती करने के लिए उसने क्या की? घर में आग लगा दी। अब उस आग के लगने से क्या होती है? एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो घर के अंदर होता है। अब यहाँ पर भले ही एक की हत्या करने की मंशा नहीं थी, क्योंकि वो रॉबरी करना चाहता था, इसलिए उसने आग लगाई, लेकिन आग, घर में आग लगने से जो वहां व्यक्ति अंदर था वो मर गया। अब भले ही यहाँ पर एक क्या है, एक की हत्या करने की मंशा नहीं थी, लेकिन उसको पता था कि मृत्यु होने की संभावना है, क्योंकि अगर हमने घर में आग लगा दी, ठीक है, अगर मैंने घर में आग लगा दी है तो घर के अंदर जो व्यक्ति होंगे वो मर सकते हैं, ऐसा उसे उसकी संभावना थी, ठीक है, ऐसा उसकी क्या थी, उसकी नॉलेज, उसको ऐसा क्या था कि उसको ऐसी नॉलेज थी कि ऐसा हो सकता है। इंटेंशन तो नहीं थी, ए ने जब आग लगाई तो उसकी इंटेंशन मारने की तो नहीं थी, लेकिन उसको नॉलेज थी, इसीलिए अब क्या कहा, इसीलिए उसने ये काम स्वेच्छा से मृत्यु कारित की है। हम बोलेंगे कि उसने डेथ वॉलेंटरली की है, इंटेंशन नहीं थी, कोई बात नहीं, नॉलेज तो थी। तो याद रखना, अब जो एग्जाम्स होते हैं और उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, अब वो प्रैक्टिकल बनते हैं और इसी तरीके से घुमा फिरा के बनते हैं। अगर आपने एक एक चीज पर अच्छे से कमांड बना ली, ट्रस्ट मी, आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, और यही मेरा पर्पस है, इसलिए मैं आपको ध्यान से समझा रही हूँ। अब कोई बेसिक लेवल से समझे, ठीक है, कोई स्टूडेंट ऐसा जिसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, या फिर वो पहली बार पढ़ रहा है, उसको भी ये बात समझ आ जाएगी कि कोई भी काम हम तब कहेंगे स्वेच्छा से हुआ है जब किसी व्यक्ति ने वो काम या तो अपनी इंटेंशन से किया है, या फिर उसको पता है कि मेरे इस काम करने से ये कार्य हो सकता है, तो अब बोलेंगे कि ये काम आपने स्वेच्छा से किया था, वॉलंटरली किया था, ठीक है। तो अब कहीं भी वॉलंटरी वर्ड यूज होगा आगे, ठीक है, बीएनएस के आगे वाले सेक्शंस में, ऑफेंस से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है वॉलंटरी मतलब दो चीजें, कि जो आपने कॉज इफेक्ट किया है या तो इंटेंशनली किया है, या जो आपने कॉज को इफेक्ट किया है, ठीक है, या फिर जो आपने ये जो इफेक्ट कॉज हुआ है ये आपको पता था। दो वर्ड अंडरलाइन अभी की अभी इसमें कर लेना, इंटेंटेड और क्या, नोज। और इसमें एक और वर्ड लिखा है, ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव, ठीक है, या फिर उसको क्या था, उसके पास रीजन था ये बिलीव करने का कि काम हो सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद 2 का 34 बताता है कि विल मतलब वसीयत किसे कहते हैं। इसने बोला, इस सेक्शन में सिंपल सी बात बोली गई है, विल मीन्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। सिंपल सी बात है, वसीयत से क्या मतलब है, किसी भी वसीयतनामा, ठीक है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट से है, उसको हम बोलेंगे, अगर कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है तो हम उसे बोलेंगे कि वो विल है, ठीक है। जैसे कि लैंड होती है ना, मतलब कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी लगा लो, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के काफी तरीके होते हैं। एक तो होता है कि जब आपको इनहेरिट हो जाती है, जैसे कि आपके पिता की जो प्रॉपर्टी है, अगर आपके पिता आपको अपने जब वो जीवित होते हैं तभी वसीयत लिख जाते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद ये मेरी जो प्रॉपर्टी है एक हो जानी चाहिए, तो हमने बोला विल है, क्योंकि टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर उन्होंने विल नहीं क्रिएट की है और
सिंपल सी बात है कि जो पिता की जब डेथ हो जाती है तो फिर उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसके बेटे को जाएगी। तो फिर ये क्या वसीयत से मिली है? नहीं। तो वसीयत का मतलब क्या है, विल का मतलब क्या है? जो कोई टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, सिंपल। ए राइट्स अ डॉक्यूमेंट स्टेटिंग दैट आफ्टर हिज डेथ हिज प्रॉपर्टी विल गो टू हिज डॉटर, इट इज अ विल। ठीक है, ए ने क्या किया, लिखित रूप में ये घोषित कर दिया उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसकी पुत्री को मिलेगी, ये वसीयत। और याद रखना, वसीयत जो होती है ना वो जीते जी बनती है। ठीक है, जब व्यक्ति जिंदा होता है, जब वो बताता है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद। और ये भी याद रखना, जो विल होती है वो मरने के बाद ही इफेक्ट में आती है। अब है सेक्शन 2 का सबसेक्शन 35, जो बात करता है वुमेन। ठीक है, हम किसे कहेंगे? महिला। तो वुमेन का मतलब है मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। ठीक है, महिला से अभिप्राय क्या है? किसी भी आयु की अगर स्त्री है तो हम बोलेंगे वो महिला है। अब कोई भी आयु हो, अगर उस स्त्री की चाहे वो 1 साल की है, 10 साल की है, 50 साल की है, वो महिला है बीएनएसएस में, बीएनएस में। फिर है रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या है? अनुचित लाभ का मतलब क्या है? देखिए, ये सेक्शन कहता है रॉन्गफुल गेन का मतलब होता है जब क्या हो रहा है, आपने कोई प्रॉपर्टी गेन की है बाय अनलॉफुल मीन्स टू विच अ पर्सन इज नॉट लीगली एंटाइटल। अनुचित लाभ से क्या अभिप्राय है? ऐसी संपत्ति को अवैध तरीके से प्राप्त करना जिस पर व्यक्ति का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। ठीक है, आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी, आपने वो ऐसी कोई प्रॉपर्टी ली जो आपने अनलॉफुल तरीके से ली और आप लीगली तौर पर उसको लेने के लिए एंटाइटल नहीं थे। जैसे कि ए ने क्या किया, चोरी किया बी की गोल्ड चेन को और अपने पास रख लिया। अब ए यहाँ पर क्या कर रहा है? ए को यहाँ पे रॉन्गफुल गेन हुआ ना। ए ने बी की सोने की चेन चुरा कर अपने पास रख लेता है। अब ए को यहाँ पर अनुचित लाभ प्राप्त हुआ ना। ये अब रॉन्गफुल गेन कैसे हुआ? क्योंकि उसको प्रॉपर्टी मिली। क्या मिली? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पे चेन। अनलॉफुल तरीका क्या है? यहाँ पर उसने चोरी की और वो लीगली एंटाइटल भी नहीं था इस चेन को अपने पास रखने के लिए। तो ये जितने भी ये जो कंडीशंस होती है ना, इन सबको अप्लाई करो। जब सारी कंडीशंस अप्लाई हो जाए तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ, ये उसको रॉन्गफुल गेन हुआ है। और क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन अब अगर इन केस अगर क्वेश्चन ऐसे बना कि ए को कहीं पर एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई मिली। ठीक है, ठीक है, और उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख लिया। अब क्या है वो? रॉन्गफुल गेन है, ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन है, ये कुछ भी है। तो आप जो भी ये इसके जो कंडीशंस होती हैं वो सब अप्लाई करो, फिर देखो क्या आ रहा है। नेक्स्ट, रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या होता है? अनुचित हानि का मतलब क्या होता है? रॉन्गफुल मीन्स लॉस टू प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बाय अनलॉफुल मीन्स टू विच अ पर्सन इज लीगली एंटाइटल्ड। ठीक है, अनुचित हानि से अभिप्राय क्या है? ऐसी संपत्ति की अवैध रूप से हानि जिस पर व्यक्ति का वैधानिक अधिकार था, उस पर्सन का एंटाइटलमेंट था उस प्रॉपर्टी पर। ठीक है, जैसे कि बिकॉज ऑफ ए स्टील्स बी गोल्ड चेन। अब बी को तो यहाँ पर रॉन्गफुल लॉस हो गया ना, जब ए ने बी की चेन चोरी की तो ए को तो हुआ रॉन्गफुल गेन, बी को क्या हुआ? रॉन्गफुल लॉस। क्यों रॉन्गफुल लॉस हुआ? क्योंकि जो उसकी प्रॉपर्टी लॉस हुई है वो एक अनलॉफुल मीन्स से हुई है। अनलॉफुल मीन्स क्या था? चोरी करके उसकी प्रॉपर्टी को चुराया गया था। और दूसरा, बी यहाँ पे लीगली एंटाइटल्ड था क्योंकि वो चेन बी की थी। इस तरीके से आपको समझना है, याद रहेगा। देखो, इससे इजी तो आप बिल्कुल कोई और मेथड हो ही नहीं सकता आप समझ पाए। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ आप उसको अपने बेयर एक्ट में अंडरलाइन करते हुए चलो। जैसे मैंने रॉन्गफुल गेन बताया, ठीक है, तो रॉन्गफुल गेन में हमने क्या पढ़ा? अनलॉफुल मीन्स से आपको प्रॉपर्टी मिली जिसके लिए आप लीगली एंटाइटल नहीं थे, नॉट लीगली एंटाइटल। रॉन्गफुल लॉस से मतलब क्या था? आपको अनलॉफुल मीन से उस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ जिसके लिए आप लीगली एंटाइटल थे, जो आपको मिलनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या था। अब क्या है? अनुचित लाभ प्राप्त करना और अनुचित हानि पहुंचाना, उसको डिफाइन किया गया है। अ पर्सन गेन्स रॉन्गफुली बाय एक्वायरिंग और रिटेनिंग प्रॉपर्टी अनलॉफुली। सिंपल सी बात बता रही, यदि कोई व्यक्ति संपत्ति को अवैध रूप से प्राप्त करता है, उसे अपने पास रखता है, तो वह अनुचित लाभ प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो हमने जब रॉन्गफुल गेन पढ़ा तो अब वो पर्सन क्या कर रहा है? गेनिंग रॉन्गफुली। उसी तरीके से जो रॉन्गफुल लॉस का हमने मतलब बताया, अब जिस पर्सन के साथ वो रॉन्गफुल लॉस हुआ है तो क्या हुआ? लूजिंग रॉन्गफुली। अ पर्सन लूजेस रॉन्गफुली व्हेन ही रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ और कैप्ट आउट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके साथ क्या हुआ? यदि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से अवैध रूप से वंचित कर दिया जाता है तो वो अनुचित हानि हुई ना। बी की जो गोल्ड की चेन चोरी हुई है
तो उसकी जो ये संपत्ति है वो उसको उसकी संपत्ति से अवैध रूप से वंचित किया गया ना। वो तो वंचित नहीं हो सकता था, चेन तो उसकी थी, लेकिन ए ने चुरा ली। अब बी के साथ जो हुआ उसके साथ ये अवैध रूप से हुआ, उसकी संपत्ति उससे अवैध रूप से क्या है, छीनी गई है, तो वो वंचित हो गया है, इसलिए बोलेंगे उसको अनुचित हानि हुई है। सिंपल सी बात। जैसे कि ए फाइंड्स बी वॉलेट एंड डेलिबरेटली कीप्स इट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए को बी का बटुआ मिलता है, ठीक है, वह उसे लौटाने की बजाय अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को अनुचित लाभ प्राप्त हो रहा है और बी को अनुचित हानि हो रही है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे वो रॉन्गफुली डिप्राइव्ड हो रहा है और वहां पर उसने रॉन्गफुली एक्वायर किया है, ये अपने पास रिटेन कर लिया है। देखो ये वर्ड्स है ना, जो एक्वायर करना या रिटेन करना, तो ये वर्ड्स भी आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो रिटेन का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी आपके पास पहले से थी, लेकिन आपने उसको रॉन्गफुली अपने पास रिटेन करके रख लिया। जैसे कि आप किसी के पास अपनी वॉच लेकर गए, ठीक है, सही कराने के लिए, तो आपने उसको दी थी, लेकिन आपने उसको वैलिड तरीके से दी थी, अब लेकिन उसने अपने पास उसको रख लिया अवैध तरीके से, तो अब यहाँ पर उसने क्या किया था, चोरी थोड़ी की थी, तो इसको हम बोलेंगे कि रिटेन कर लिया है, या फिर किसी प्रॉपर्टी को उसने जब एक्वायर कर लिया है, उसको जब रॉन्गफुली गेन हुआ है, ठीक है। और सेक्शन 2 का 39 क्या बात कर रहा है, वर्ड्स डिफाइन इन अदर लॉ, अन्य अधिनियमों में परिभाषित शब्द। ये सेक्शन कहता है, सब सेक्शन की जो वर्ड्स यहाँ बीएनएस में डिफाइन नहीं है, ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे भी तो होंगे कि जो बीएनएस में डिफाइन नहीं है, अब हम कहाँ से उसका मीनिंग ले, हो सकता है कि बीएनएस में वो वर्ड लिख दिया है लेकिन बीएनएस में उसको डिफाइन नहीं किया सेक्शन 2 के डेफिनेशन क्लॉज में, फिर क्या करें। तो इस सबसेक्शन ने क्लियर कर दिया कि अगर जो वर्ड्स बीएनएस में डिफाइन नहीं है लेकिन आईटी एक्ट में डिफाइन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 उसमें डिफाइन है, या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइन है, तो आप उसका मीनिंग वहीं से लेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले जो आरजीएस का एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला यहाँ से क्वेश्चन बना था कि अगर जो डिफाइन नहीं है तो आप कहाँ से इसका मीनिंग लेंगे। और स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन हो गई थी क्योंकि आईटी एक्ट अब इसमें ऐड कर दिया गया है और मोस्ट स्टूडेंट ने बीएनएसएस लगाया था। तो मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें लगता है कि जो डेफिनेशन क्लॉज है इंपॉर्टेंट पढ़ के चले जाओ, रीजन टू बिलीव पढ़ के चले जाओ, फ्रॉडुलेंटली पढ़ के चले जाओ, ठीक है, और वॉलंटरी पढ़ के चले जाओ। डेफिनेशन कहाँ से है, यहाँ से। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमें नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से भी बन जाएगा, और इसीलिए मैं हर एक चीज को समझाती हूँ। अब मैंने आपको पूरा डेफिनेशन क्लॉज समझा दिया, अब आप मुझे एक बात बताओ, आप कभी लाइफ में इसको भूलेंगे? आपको लगता है कि क्या आप इसको कभी भूलेंगे? बताइए। अब आपको पूरा डेफिनेशन क्लॉज बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस डेफिनेशन क्लॉज को याद कैसे रखा जाए, ठीक है, इस डेफिनेशन क्लॉज को याद कैसे रखा जाए, इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, ठीक है। वो ट्रिक मैंने YouTube पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ, क्योंकि देखो पूरा डेफिनेशन क्लॉज याद रखना तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको याद कर सकते हैं एक ट्रिक से। वो ट्रिक मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ ताकि आप साथ के साथ इन सब चीजों को समझते हुए चलें, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि देखो, शायद आपको ना दिख पा रहा हो, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये जो ट्रिक है ना, ये जो मैंने बनाई है, ये है सेक्शन 2 बीएनएस का, ठीक है, सेक्शन 2 बीएनएस का डेफिनेशन क्लॉज, ठीक है, ट्रिक्स टू लर्न सेक्शन 2, ठीक है, ऑफ बीएनएस डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 का सबसेक्शन 39, शायद आपको दिख रहा हो, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने देखो सेक्शन 1 से लेके 39 तक अगर मैं कोई ट्रिक बनाती तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। तो मैंने एक इनोवेटिव तरीका निकाला कि हम कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया ना, जो जहां जहां 4 आ रहा था उसको मैंने एक साथ लिख दिया, जैसे कि 4, 14, 24 और 34, इसको मैंने एक साथ लिख दिया। अब मैंने देखा 4 में क्या है, तो 4 में लिखा हुआ था काउंटर फीट, 14 में क्या लिखा हुआ था, 14 में लिखा हुआ था इंजरी, 24 में क्या लिखा है, सेक्शन 2 के 24 में क्या लिखा है, ऑफेंस, और सेक्शन 2 के सबसेक्शन 34 में क्या लिखा हुआ है, विल। अब आपने जब ये 4 का 4, 14, 24 और 34, इसको जब आपने देखो, क्योंकि ये आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं, जब एक बार आप ये टेबल बना लोगे ना अपने अपने
नोटबुक में ये टेबल बना लोगे और आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि बहुत ही यूजफुल तरीका है। इससे आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, अब ये जो आपने सेट बना लिया 4 का, ठीक है, तो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 4 किस बारे में बात कर रहा है? काउंटरफीट। फिर सेक्शन 2 का सबसेक्शन 14 किसके बारे में बात कर रहा है? इंजरी के बारे में। फिर सेक्शन 2 का सबसेक्शन 24 किस बारे में बात कर रहा है? ऑफेंस के बारे में। और फिर सेक्शन 2 का सबसेक्शन 34 किसके बारे में बात कर रहा है? विल के बारे में। अब आपको कैसे याद रखना है? याद रखना, सुनो, काउंटरफीट, ठीक है, काउंटरफीट कोर्ट, ठीक है, काउंटरफीट कोर्ट डेथ दिस डॉक्यूमेंट। अब अगर जैसे, अगर आप इस लाइन को ऐसे याद करेंगे, काउंटरफीट कोर्ट में दोगे तो डेथ में डिसऑनेस्टली डॉक्यूमेंट। जैसे फिर सेक्शन 2 का सबसेक्शन 14, इंजरी करना इलीगल है जज, लाइफ और लोकल मैन के लिए। फिर ऑफेंस और ओमिशन पर्सन, पब्लिक और पब्लिक सर्वेंट करते हैं। विल नहीं, वुमेन की रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस करना। अब आपको समझ आया? अब हमने जब एक वर्ड पढ़ा उसके साथ हमने क्या किया? एक स्टोरी बना ली, छोटी छोटी स्टोरी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंजरी हमने याद, जैसे हमने काउंटरफीट याद रखा था, काउंटरफीट कोर्ट, ठीक है, काउंटरफीट कोर्ट, डेथ में डिस्को, ठीक है। देखो, डिस से हमारा हो गया डिसऑनेस्टली और को से हो गया डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इसका ज्यादा अच्छा सा नहीं बन पा रहा था ट्रिक, बट आपको याद रहेगा जब आप सामने लिखेंगे। लेकिन बाकी के जैसे कि इंजरी करना इलीगल है जज, ठीक है, तो इंजरी हो गया, हमें याद था, इंजरी हमने पढ़ा था 2 के 14 में, तो इंजरी करना। फिर इलीगल है जज, तो इंजरी इलीगल जज। फिर लाइफ और लोकल मैन के लिए, तो फिर लाइफ, फिर लोकल लॉ, फिर मैन आ गया, ठीक है। उसी तरीके से ऑफेंस और ओमिशन पर्सन, पब्लिक और पब्लिक सर्वेंट करते हैं, तो फिर ऑफेंस, फिर ओमिशन, फिर पब्लिक, ऑफेंस, ओमिशन, पर्सन, पब्लिक, पब्लिक सर्वेंट। फिर विल नहीं, वुमेन, तो विल वुमेन क्या? विल नहीं वुमेन की क्या? रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस करना। किसी भी वुमेन की ये विल नहीं होती है कि वो रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस करे, तो हमने विल को करा, तो विल के साथ हमें तुरंत माइंड में क्लिक करेगा, विल नहीं वुमेन की रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस करना। तो ये आपको याद रहेगा, हो गया ना आपको पूरा ये डेफिनेशन क्लॉज अच्छे से याद। तो हमने सेक्शन 4 में क्या पढ़ा था? काउंटरफीट, और काउंटरफीट 4 में था तो बाकी के सारे वर्ड्स काउंटरफीट कोड, डेथ, डिसऑनेस्टली डॉक्यूमेंट। तो आपको याद रहेगा 4 5 6 7 8। फिर हम आ गए 14 पर, इंजरी, इंजरी इलीगल जज, लोकल, इंजरी इलीगल जज, लाइफ, लोकल लॉ मैन। 14 15 16 17 18 19 पूरा याद। ऑफेंस, ओमिशन, पर्सन, पब्लिक, ऑफेंस, ओमिशन, पर्सन, पब्लिक, पब्लिक सर्वेंट करते हैं, तो 24 25 26 27 28। उसी तरीके से 34, विल नहीं वुमेन की रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस करना। 34 35 36 37 पूरा का चार्ट याद कर लिया। अब कोई भी अगर आपका बनता है सेक्शन से रिलेटेड, आप भूलेंगे नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। बाकी जैसे कि 1 है, सेक्शन जो 2 है उसका सबसेक्शन 1 है 2 है, ये तो आपको पहले से याद रहेगा क्योंकि आपको पता है सबसेक्शन जब हमने 1 पढ़ा सेक्शन 2 का, तो वो एक्ट से डील कर रहा था, ठीक है, फिर एनिमल से डील कर रहा था, फिर चाइल्ड से डील कर रहा था, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? काउंटरफीट कोर्ट, ठीक है, काउंटरफीट कोर्ट, डेथ डिस्को, तो डेथ डिसऑनेस्टली को से हो गया डॉक्यूमेंट। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसी तरीके से अगर आप ये इसका ये जो नोट्स है, अगर आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, तो मैंने ऑलरेडी वैसे अपलोड किया है इसको यूट्यूब शॉर्ट्स में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ये ट्रिक्स मैंने काफी ट्रिक्स डाली हुई है, ठीक है। जैसे सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में अब सब सेक्शन 6 तक है बीएनएस का, तो उसको भी मैंने ट्रिक से बता दिया। जैसे सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 है कि इसका नाम क्या है, मैं दिखा देती हूँ आपको, देखो ये रहा इस तरीके से।
ठीक है। नाम कमेंसमेंट में कब आया, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 विद इन इंडिया, सबसेक्शन 4 आउटसाइड इंडिया, सबसेक्शन 5 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, सबसेक्शन 6 सेविंग क्लॉज। इस तरीके से हमने अपना इसको पढ़ लिया है। अब देखो हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, और साथ के साथ हमने इलस्ट्रेशन को भी समझा है। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ एक बार ये वाला याद रख लेना, 4, 14, 24, 34। 4 में हमारा क्या था, काउंटरफीट। 14 में क्या था, हमारी इंजरी। 24 में हमारा था ऑफेंस, और 34 में हमारा था विल। फिर उसी तरीके से जो मैंने आपको स्टोरीज बताई थी छोटी छोटी, उसको याद रख लेना। तो हमारा कवर हो गया है आज सेक्शन 2B। अब देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जेडीएचएलओ का दे रहे हो, एपीए को दे रहे हो, आरजीएस का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इस तरीके से पढ़ के जाओगे, कभी भी कोई गलती नहीं होगी। और मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ ना, जैसे एक क्लास में जब कोई बैच चलता है ना, स्टूडेंट उस बैच में पढ़ते हैं, मैं आपको उसी तरीके से आपकी तैयारी करा रही हूँ ताकि कोई गलती ना हो। देखिए सेक्शन 2 का सबसेक्शन 29 किस बारे में बात कर रहा था, रीजन टू बिलीव। ठीक है, तो रीजन टू बिलीव में मेन कीवर्ड क्या था हमारा, रीजन टू बिलीव में मेन कीवर्ड क्या था हमारा, सफिशिएंट कॉज। ठीक है, सफिशिएंट कॉज टू बिलीव। स्पेशल लॉ हमें पता है, जैसे पॉक्सो वगैरह हो गया, ये एक स्पेशल लॉ है क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डील करता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमें पता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, हम किसी भी डॉक्यूमेंट को वैल्यूएबल सिक्योरिटी कब कह रहे हैं, जब वो डॉक्यूमेंट कुछ क्रिएट कर रहा है लीगल राइट को, या लीगल राइट को ट्रांसफर कर रहा है, जैसे सेल डीड होता है ना। अब सेल डीड क्या कर रहा है, सेल डीड आपका जो लीगल राइट है, आपने अब उसको क्या किया है, ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, या फिर उस पर्सन के पास वो क्रिएट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। वेसल को हमने सिंपल सी बात बोली, जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है हमने उसको वेसल माना। वॉलंटरीली में हमने क्या पढ़ा, इंटेंशन भी पढ़ी और नॉलेज भी पढ़ी और रीजन टू बिलीव भी पढ़ा, लेकिन वो न्यू के साथ ही था, तो इतना भी बहुत है। विल हमने क्या पढ़ा, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। वुमेन मतलब फीमेल ऑफ एनी एज। रॉन्गफुल गेन मतलब कोई आप इलीगल गेन कर रहे हैं। रॉन्गफुल लॉस मतलब आपको इलीगली किसी चीज का लॉस हो गया है। फिर रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या, जब आप इस चीज को एक्वायर, रिटेन और अगर आप इससे डिप्राइव हो रहे हैं, वो तो डिफाइन कर रहा है। फिर अगर आपने इसको एक्वायर किया है या रिटेन किया है या फिर किसी पर्सन को इससे वंचित कर दिया है। फिर अनडिफाइंड वर्ड कहाँ जाएंगे, आईटी एक्ट 2000 में और बीएनएसएस में। ये बात आपको याद रखनी है। अब आप एक बात बताओ, आपकी प्रिपरेशन हो रही है ना सॉलिड तरीके से, लग रहा है कहीं पर भी कोई गलती हो रही है, नहीं। और यही तरीका होना चाहिए पढ़ने का। और मैं अभी इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, इस लेक्चर को। नेक्स्ट हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं प्री और मेंस दोनों के लिए ही सफिशिएंट है, तो अगर आप चाहते हैं तो इन आप नोट्स को बहुत नॉमिनल प्राइस पे परचेज भी कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं और आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो मेरा जो इंक्वायरी नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप टेस्ट सीरीज भी मंगा सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, मैं सेक्शनल वाइज टेस्ट सीरीज बनाती हूँ, और जितने भी एक सेक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं हम उस पर डील करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई भी एक्ट आप जो पहले पढ़ना चाहते हैं आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।